और वहीदा ने एक जोर की जड़ दी अमिताभ के गाल पे। थप्पड़ वाकई इतना जोर का था कि अमिताभ के गाल पर नीली उंगलियां उपट आईं। किसी की जिंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड की मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस कही जाने वाली मशहूर एक्ट्रेस वहीदा रहमान की जिंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूं। डॉक्टर बनने वाली वहीदा रहमान कैसे बन गई बॉलीवुड की मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस? क्या है वहीदा रहमान और चंबल के खतरनाक डाकुओं का किस्सा? क्या है वहीदा रहमान और मशहूर फिल्मकार गुरुदत्त की अद्भुत प्रेम कहानी? अमिताभ बच्चन ने कैसे बर्बाद किया वहीदा रहमान का करियर? ऐसे तमाम दिलचस्प सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ी मकबूल बात है कि वहीदा रहमान हैदराबाद की पैदाइश है, मगर वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी सन 1938 को तमिलनाडु के चेंगलपट्टू नाम की एक छोटी सी जगह पे हुआ था। वहीदा की अम्मी मुमताज बेगम घर संभालती थी। चूंकि उनके अब्बू मोहम्मद अब्दुल रहमान डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे, इसलिए एक शहर से दूसरे शहर उनके तबादले होते रहते थे। अक्सर होते इन तबादलों का सबसे ज़्यादा नुकसान वहीदा की तालीम को होता था। विशाखापट्टनम के सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट में वहीदा सबसे ज़्यादा दिनों तक पढ़ी। जब 5th क्लास में पहुंची तो उनके फेफड़ों में बीमारी हो गई, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उनके स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी। अम्मी अब्बू ने घर पर ही पढ़ाई का सारा इंतज़ाम कर दिया। इतने पर भी हिम्मत नहीं हारी और डॉक्टर बनने का जो सपना फर्स्ट क्लास से देखती आ रही थी, उसको देखती रही। हमेशा घर में रहते रहते वहीदा कहीं ऊब न जाए, इसलिए उनके अम्मी अब्बू उनकी दिल्लगी के लिए अक्सर उन्हें खेल, तमाशे, नाटक दिखाने ले जाया करते थे। एक दिन श्री कमला भारती जी को मंच पर देखकर वहीदा ने यह ख्वाहिश जाहिर की कि वो भी भरतनाट्यम सीखना चाहती है। उनके अम्मी अब्बू फौरन राजी हो गए। हालांकि उनके कुछ रिश्तेदारों ने इस पर आपत्ति की। उनके मुताबिक एक मुसलमान लड़की को नाच गाना नहीं सीखना चाहिए, लेकिन फिर भी वहीदा ने सीखा, और क्या खूब सीखा कि महज 12 बरस की उम्र में छोटे मोटे स्टेज शोज करने लगी। वहीदा के 13वें जन्मदिन पर उनके अब्बू इस दुनिया से रुखसत हो गए। परिवार पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। उनकी अम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी। 3 बहनों में से 2 की शादियां हो चुकी थी। एक जो थी वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी। पढ़ी लिखी तो खैर वहीदा भी नहीं थी, लेकिन उनमें भरतनाट्यम का हुनर था। इसीलिए रोटी कमाने की भारी भरकम जिम्मेदारी वहीदा के मासूम सिर पर आ पड़ी। डॉक्टर बनने के अपने सपने को वहीदा ने तिलांजलि दे दी और उनकी स्कूली पढ़ाई 8वीं जमात के बाद छूट गई। अब वहीदा छोटे मोटे स्टेज शोज के जरिए पैसे कमाने की कोशिश करने लगी, लेकिन ये पैसे बहुत कम थे। जब वहीदा पैसे कमाने के इन जतनों में लगी हुई थी, इस दौरान उनके अब्बू के एक खास दोस्त रामाकृष्ण प्रसाद एक दिन उनके घर आई। वो एक फिल्म बना रही थी। उस फिल्म में एक गाना था, जिस गाने में वो वहीदा से डांस करवाना चाहती थी। वहीदा की अम्मी को उनके फिल्म में काम करने के लिए थोड़ा शक, डर था, लेकिन वहीदा किसी भी कीमत पर पैसे चाहती थी। वो झट से राजी हो गई। इस तरह साल 1954 में रिलीज होने वाली तेलुगु फिल्म रोजुलू मराई से वहीदा रहमान ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत की बतौर डांसर। फिल्म का ये गाना जबरदस्त हिट हुआ और इस गाने से भी ज्यादा लोगों को वहीदा का नाच पसंद आया। कहते हैं कि थिएटर में लोग थिएटर मैनेजर से सिफारिश करते कि जरा उस गाने को एक बार फिर से पर्दे पर चला दिया जाए, और जब तक वहीदा 70 mm के पर्दे पर थिरक रही होती, पर्दे की ओर चिल्लरों की बारिश होती रहती थी। रोजुलू मराई के बाद वहीदा ने जय सिम्हा,
कालम्मावी पोचू और अली बाबम 40 थिरुदरगालुम जैसी कुछ और तमिल तेलुगु फिल्मों में काम किया, बकौल डांसर ही। साल 1955 में फिल्म रोजुलू मराई की सक्सेस पार्टी थी। इस फिल्म ने हैदराबाद में 100 दिनों की रनिंग पूरी की थी, इसीलिए पूरी स्टार कास्ट हैदराबाद शहर में आई हुई थी। जब पूरी स्टार कास्ट आई थी तो ओवरनाइट स्टार डांसर वहीदा रहमान कैसे ना आती। रोड पर ही वहीदा का फूल माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा था। सड़क के बाएं ओर यह स्वागत समारोह चल रहा था और सड़क के दाहिनी ओर के एक डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस में मशहूर बॉलीवुड डायरेक्टर गुरुदत्त बैठे हुए थे। उन्होंने वहीदा को देखा और फिर अपने डिस्ट्रीब्यूटर दोस्त से पूछा, ये कौन है? उनके डिस्ट्रीब्यूटर दोस्त ने उन्हें वहीदा के बारे में बताया। गुरुदत्त ने अपने उसी डिस्ट्रीब्यूटर दोस्त से वहीदा को ऑफिस में बुलाया। जब गुरुदत्त को मालूम चला कि दक्षिण भारतीय होने के बावजूद वहीदा अच्छी उर्दू बोल लेती हैं, तो वहीदा को 2 मिनट तक देखते रहे और फिर बोले कि वो बम्बई आ जाए। वहीदा ने सुना था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तमिल, तेलुगु, मलयालम पूरी साउदर्न फिल्म इंडस्ट्री से बड़ी है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना उनका सपना बन गया था। इसीलिए गुरुदत्त के बुलावे पर जल्दी ही वो अपनी अम्मी के साथ बम्बई पहुंच गई। मुंबई में गुरुदत्त ने उनका एक स्क्रीन टेस्ट लिया और फिर उन्हें अपने बैनर तले बन रही अपकमिंग फिल्म CID में बतौर एक्ट्रेस लॉन्च कर दिया। हालांकि यह किरदार थोड़ा सा वैम्पिश था। आते साथ ही वहीदा ने पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ये दिखाना शुरू कर दिया कि उनके क्या तेवर हैं। दरअसल शूटिंग के पहले दिन ही डायरेक्टर राज खोसला से वहीदा का पंगा हो गया। दरअसल राज खोसला वहीदा को कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना गाने में एक सेड्यूसिंग ड्रेस पहनाना चाहते थे। वहीदा पहनना नहीं चाहती थी, वो अनकंफर्ट थी। राज खोसला चाहते थे कि वो वही पहने। राज खोसला और वहीदा में बहस होने लगी तो राज खोसला ने अंत में झुंझला कर कहा कि नए कलाकार इतना नखरे नहीं करते, समझी। वहीदा ने कहा कि ठीक है, तो फिर मैं इस फिल्म में काम नहीं करूंगी। अंत में गुरुदत्त को इंटरवेन करना पड़ा और फिर उन्होंने वहीदा की बात का समर्थन किया। फिर एक और लफड़ा हो गया। दरअसल राज खोसला के मुताबिक वहीदा का नाम बहुत ही लंबा और बोरिंग सा था। उनके मुताबिक वहीदा को अपना नाम बदलकर कोई ऐसा नाम रखना चाहिए जिसमें रोमांटिसिज्म हो। वहीदा इसके लिए राजी नहीं थी। वहीदा के मुताबिक इनाम उनके अब्बू ने उन्हें दिया था, वो इसी नाम के साथ काम करेंगी। राज खोसला ने उनसे कहा, धर्म देवानंद देवानंद बन गए, यूसुफ खान दिलीप कुमार बन गए, महजाबीन बानो मीना कुमारी बन गई, ऐसा सब करते हैं। वहीदा ने कहा वो इन सब में से कोई नहीं। उन्होंने राज खोसला की ये बात भी नहीं मानी। अब पूरी इंडस्ट्री में धीरे धीरे ये बातें होने लगी कि साउथ से एक नई लड़की आई है जो राज खोसला जैसे बड़े डायरेक्टर की बातों को हवा में उड़ा देती है। CID से जुड़ी एक बड़ी ही मीठी याद भी है वहीदा के पास। दरअसल वहीदा देवानंद की बहुत बड़ी फैन थी और अपनी पहली ही फिल्म में वो देवानंद के साथ काम करने वाली थी। तो सेट पर वो देवानंद को देव जी कहकर बुला रही थी। देवानंद ने उनसे कहा कि देखो, अगर तुम मुझे देव जी कहकर बुलाओगी तो मैं तुम्हारे साथ रोमांस नहीं कर पाऊंगा, मुझे फील ही नहीं आएगा, इसलिए मुझे केवल देव, सिर्फ देव कह के बुलाओ। वहीदा लाख कोशिश करती मगर उससे हो ही ना पाता। लेकिन अपने देव साहब भी धुन के पक्के। देव साहब ने एक नियम बना लिया, जब जब वहीदा उन्हें देव जी कहकर बुलाती वो सुनते ही नहीं थे। देव कहती तो सुन लेते, देव जी कहती तो ना सुनते। वहीदा बताती हैं कि बंबई के अपने इन्हीं शुरुआती दिनों में वो तकरीबन 1 साल तक होटल में रही। वो अपार्टमेंट में रहना चाहती थी, लेकिन कोई अपार्टमेंट वाला उन्हें अपार्टमेंट देने को राजी नहीं होता था, क्योंकि सबको लगता था कि परिवार में कोई मर्द कमाने वाला तो है नहीं, तो ये माँ बेटी कहाँ से किराया दे पाएंगी। साल 1956 में CID रिलीज हुई और सुपर डुपर से भी ऊपर हिट साबित हुई। इस फिल्म में लोगों को वहीदा का काम भी बहुत पसंद आया। इसी के बाद गुरुदत्त ने बतौर हीरोइन वहीदा के साथ अपनी अपकमिंग 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। फिल्म 16वां साल
कि शूटिंग के दौरान वहीदा की अम्मी गुजर गईं। ये वहीदा के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। अपनी अम्मी के जाने के बाद उन्हें लगने लगा कि अब उनकी ज़िंदगी में बचा ही क्या है, वो करेंगी क्या, वो कर क्या रही हैं, वो यहाँ है ही क्यों। काम से उनका मन उचट गया। शूटिंग के दौरान देवानंद ने वहीदा से पूछा, क्या बात है, तुम इतना बुझी बुझी सी क्यों हो। वहीदा ने देवानंद से सारी बातें बताई और फिर बोली कि अब वो यहाँ नहीं रहना चाहती, वो यहाँ से जाना चाहती है। देवानंद ने वहीदा से कहा, देखो हमारी पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो रहा हो उसका असर काम पर नहीं पड़ना चाहिए। कर्म पूजा की तरह होता है, इसलिए पहले सीन पूरी करो फिर इस पे बात करते हैं। सीन पूरी करने के बाद देवानंद ने वहीदा से पूछा, क्या वो किसी से शादी करना चाहती है। वहीदा ने कहा, नहीं ऐसा तो कोई नहीं है। देवानंद ने कहा, तो फिर तुम कहाँ जाना चाहती हो, ना अम्मी है, ना अब्बू है, ना भाई है, तीनों बहनों की शादियां हो चुकी हैं, क्या उनके ससुराल में रहना चाहती हो, किसी से शादी भी नहीं करना चाहती हो, तो जाओगी कहाँ। इससे अच्छा है यहीं पर रहो, दिल लगाकर काम करो, ऊंचा मुकाम हासिल करो। वहीदा को देवानंद की ये बात ठीक लगी। देवानंद के साथ होने वाली अपनी इस कन्वर्सेशन को वहीदा अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मानती है। वहीदा के मुताबिक अगर देवानंद उनकी ज़िंदगी में ना होते, अगर उन्होंने वहीदा से ये बातें न की होती, तो शायद वहीदा रहमान गुमनाम और बर्बाद हो गई होती। इसके बाद वहीदा ने गुरुदत्त के साथ प्यासा फिल्म में काम किया। प्यासा एक कल्ट क्लासिक साबित हुई, बम्पर हिट, नेशनल अवार्ड्स जीते, इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में प्यासा को टाइम मैगजीन ने ऑल टाइम बेस्ट 100 फिल्म्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल किया है। कई फिल्मी पत्रकार मानते हैं कि प्यासा ने ही वहीदा रहमान को हिंदी सिनेमा में स्टार बना दिया। वहीदा रहमान और गुरुदत्त की ऑन स्क्रीन जोड़ी दर्शकों को बहुत अच्छी लगती थी। धीरे धीरे इन दोनों के ऑफ स्क्रीन रिश्तों के भी चर्चे होने लगे। कहते हैं कि शादीशुदा गुरुदत्त को वहीदा रहमान से प्यार हो गया था और वहीदा के दिल में भी गुरुदत्त के लिए वैसे ही जज्बात थे। इसी वजह से अपनी पत्नी गीता दत्त के साथ गुरुदत्त के संबंध खराब होने लगे थे। खास तौर से फिल्म कागज के फूल के रिलीज होने के बाद ये आग बहुत जोर से भड़की। एक दिन गुरुदत्त को वहीदा रहमान का एक खत मिला, जिसमें वहीदा रहमान ने लिखा था, आपसे मिलना चाहती हूँ, सुध बुध खो चुकी हूँ, न जाने आपने क्या कर दिया है। आज शाम 6:30 बजे नरीमन पॉइंट पर मुझसे मिलिए, इंतज़ार नहीं हो रहा है। गुरुदत्त बड़े हैरान हो गए, क्योंकि आज तक कभी भी वहीदा ने खत लिखकर उनसे मिलने की गुजारिश नहीं की थी। गुरुदत्त वो खत लेकर सीधे अपने दोस्त अबरार अलवी के पास पहुंचे। अबरार देखते ही समझ गए कि ये वहीदा की लिखावट नहीं है। दोनों दोस्त समय से 1 घंटे पहले ही नरीमन पॉइंट पे पहुंच गए और छुपकर आसपास देखने लगे। ठीक 6:30 बजे एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से गुरुदत्त की पत्नी गीता दत्त अपनी एक सहेली के साथ बाहर निकली। उन दोनों की बातों को गुरुदत्त छिप कर सुन रहे थे और समझ गए कि ये गीता दत्त का प्लान था गुरुदत्त और वहीदा रहमान को रंगे हाथों पकड़ तमाशा खड़ा करने की। इसके बाद तो गुरुदत्त और उनकी पत्नी गीता दत्त में जम के झगड़ा हुआ। गुरुदत्त और वहीदा रहमान की लव स्टोरी वन ऑफ द मोस्ट फेमस लव स्टोरी ऑफ हिंदी सिनेमा एवर है। बहुत से लोगों को इस लव स्टोरी को जानने में दिलचस्पी होती है। बहुत से लोगों को इस लव स्टोरी के बारे में कुछ न कुछ पता होता है। मुझे भी थोड़ा बहुत ही पता था, लेकिन आजकल जब से मैंने मशहूर फिल्म राइटर यासिर उस्मान की किताब गुरुदत्त एन अनफिनिश्ड स्टोरी को पढ़ना शुरू किया है, तब से मुझे इस लव स्टोरी के बारे में बहुत कुछ मालूम चलने लगा है। नई नई बातें सामने आ रही हैं, ऐसी ऐसी बातें जो सामान्यतया इंटरनेट साइट्स पे, मैगजीन्स में, ब्लॉग्स में अवेलेबल नहीं होती हैं। पर ये बातें इतनी डिटेल्ड हैं कि अगर मैं उन्हें अभी बताने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मजबूरी में
वहीदा रहमान की ज़िंदगी के इस बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर को फिलहाल स्किप करते हैं। अगर आपको वहीदा रहमान और गुरु दत्त की इस लव स्टोरी के बारे में जानने की दिलचस्पी हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं गुरु दत्त और वहीदा रहमान की इस अनटोल्ड लव स्टोरी की अनकही, अनसुनी और अनजानी बातों से भरा एक डिटेल्ड सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। यासिर उस्मान की किताब गुरु दत्त एन अनफिनिश्ड स्टोरी के जरिए। फिलहाल चलते हैं साल 1962 में, जब 12 o'clock और 14वीं का चांद जैसी फिल्मों में काम करने के बाद वहीदा रहमान ने गुरु दत्त के साथ आखिरी फिल्म में काम किया। नाम था साहिब, बीवी और गुलाम। हिंदी सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्म कही जाती है। बम्पर हिट, नेशनल अवार्ड्स जीते, इंटरनेशनल अवार्ड्स जीतने से बस इतना सा चूक गई। 10 अक्टूबर सन 1964 को गुरु दत्त की रहस्यमयी मौत हो गई। इसके बाद इंडस्ट्री में एक ये अफवाह सी उड़ने लगी कि वहीदा रहमान का अब तक जैसा जितना भी करियर था वो सब गुरु दत्त की कृपा की बदौलत था। अब गुरु दत्त तो रहे नहीं, तो देखना अब वहीदा रहमान का करियर ऐसे बर्बाद हो जाएगा जैसे ताश के पत्तों का महल। इन तमाम अफवाहों का वहीदा ने जवाब दिया कोहरा जैसी सुपरहिट फिल्म से। इसके बाद वहीदा रहमान ने मजबूर, बात एक रात की, 20 साल बाद, 100 अफसाने प्यार के, कौन अपना कौन पराया, राखी, अभिजान और मुझे जीने दो जैसी फिल्मों में काम किया। साल 1965 में देवानंद ने वहीदा रहमान को फिल्म गाइड में काम करने का ऑफर दिया। आपको बता दूं, गाइड 2 लैंग्वेजेस में बनी थी, हिंदी गाइड और इंग्लिश गाइड, और दोनों गाइड में वहीदा रहमान ने काम किया था। पहले तो इंग्लिश गाइड की शूटिंग हुई और इस शूटिंग के दौरान इंग्लिश गाइड के डायरेक्टर टैड डेनियल विस्की से वहीदा का पंगा हो गया। दरअसल टैड चाहते थे कि फिल्म में वहीदा और देव का एक किसिंग सीन हो। इसके लिए वहीदा ने इनकार कर दिया था और हिंदी गाइड में तो काम न करने की सलाह वहीदा के बहुत से शुभचिंतकों ने उन्हें दी, क्योंकि रोजी का किरदार अपने समय के हिसाब से बहुत गैर परंपरागत था। एक नाचने वाली की बेटी जो अपने उदासीन पति को छोड़ देती है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, एक गैर मर्द के साथ रहने लगती है और फिर जब वो उस पर बोझ बनने लगता है तो उसे भी छोड़ देती है। ये एक पारंपरिक भारतीय नारी के व्यक्तित्व के सरासर खिलाफ है। इसीलिए कई लोगों ने वहीदा से कहा कि अगर वो ये किरदार निभाएंगी तो पब्लिक के बीच में उनकी छवि खराब हो जाएगी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि अगर वहीदा ने इस फिल्म में काम किया तो ये फिल्म उनके करियर की आखिरी फिल्म बन जाएगी। लेकिन फिर भी वहीदा ने गाइड में काम किया और फिर रिलीज होने के बाद गाइड वहीदा रहमान के करियर की सबसे मकबूल फिल्म बन गई। इसके बाद वहीदा रहमान ने तीसरी कसम, दिल दिया दर्द लिया, राम और श्याम, पालकी, नीलकमल, पत्थर के सनम, धरती, शतरंज, मन की आंखें, बाजी, आदमी और प्रेम पुजारी जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। साल 1969 में रिलीज होने वाली न्यू कमर राजेश खन्ना के अपोजिट फिल्म खामोशी वहीदा रहमान के करियर की सबसे बड़ी हिट कही जाती है। अब 70 के दशक की शुरुआत हो चुकी थी और 70 के दशक की शुरुआत ही की वहीदा रहमान ने साल 1970 में रिलीज होने वाली मल्टी स्टारर चर्चित फिल्म रेशमा और शेरा से। इस फिल्म के कुछ दृश्य चंबल के बीहड़ों में शूट किए गए थे। उस जमाने में चंबल के बीहड़ों में डाकुओं का जबरदस्त बोलबाला था। 3-4 तंबुओं में पूरा क्रू ठहरा हुआ था और बीएसएफ के कुछ जवान तंबू के बाहर खड़े होकर उनकी सुरक्षा किया करते थे। जब भी कोई तंबू से बाहर निकल थोड़ा दूर जाने लगता, बीएसएफ जवान कह उठते, ज़्यादा दूर मत जाना, डाकू उठा कर ले जाते हैं, नाखून भी नहीं मिलता। वहीदा बताती हैं कि उन्हें डाकुओं से बहुत डर लगता था। फिल्म में काम करने वाली जितनी भी महिलाएं थीं, चाहे वो कास्ट हो या क्रू, सब एक साथ
एक तंबू में सोती थी। एक रात तकरीबन आधी रात के वक्त बाहर से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। सबकी नींद खुल गई। अचानक चुपके चुपके दबे पांव सुनील दत्त तंबू में दाखिल हुए और चुप रहने का इशारा करते हुए बोले, थोड़ी दूरी पर डाकुओं की एक गैंग गुजर रही है, बिल्कुल आवाज मत करना। वहीदा के मुताबिक उस खौफनाक सन्नाटे वाली वो रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। रेशमा और शेरा में वहीदा के साथ न्यू कमर अमिताभ बच्चन काम कर रहे थे। फिल्म में एक सीन था जिसमें वहीदा को अमिताभ बच्चन को एक थप्पड़ मारना था। शूटिंग से पहले वहीदा ने अमिताभ से कहा कि तैयार रहना, हो सकता है नेचुरल दिखाने के लिए मैं थप्पड़ ज़रा जोर से मार दूं। अमिताभ ने कहा ठीक है वहीदा जी, ठीक है, बिल्कुल आप मारिए। कैमरा चालू हुआ और वहीदा ने एक जोर की जड़ दी अमिताभ के गाल पे। थप्पड़ वाकई इतना जोर का था कि अमिताभ के गाल पर नीली उंगलियां उपट आईं। शॉट खत्म होने के बाद अमिताभ गाल पकड़े हुए वहीदा के पास गए और बोले, वहीदा जी आपने तो कहा था थप्पड़ ज़रा जोर का होगा, ये तो काफ़ी जोर का था। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेशमा और शेरा के बाद बॉलीवुड में वहीदा रहमान के कैरियर का डाउनफॉल शुरू हो गया और इसका क्रेडिट अमिताभ बच्चन को दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्या हुआ कि रेशमा और शेरा के सेट पर अमिताभ और वहीदा के बीच जो थप्पड़ वाला वाकया हुआ वो अमिताभ को अंदर से बहुत बुरा लगा था। अमिताभ को ऐसा लगा था कि वहीदा ने उनके साथ केयरलेस बर्ताव किया और वो इसलिए किया क्योंकि वो एक न्यू कमर है, छोटे एक्टर है। तो वो ऊपर ऊपर से तो हंस रहे थे, लेकिन दिल ही दिल में वहीदा के लिए उन्होंने एक गांठ बना ली थी। कुछ समय बाद जब अमिताभ का दौर आया, इंडस्ट्री में उन्होंने ताकत पाई, तब अपनी पावर का इस्तेमाल कर अमिताभ बच्चन ने वहीदा रहमान के कैरियर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे वहीदा रहमान का कैरियर बर्बाद हो गया। हालांकि मशहूर फिल्म राइटर नसरीन मुन्नी कबीर की किताब इन कन्वर्सेशंस विद वहीदा रहमान में खुद वहीदा रहमान इस थ्योरी को एक मिथ बताती हैं। वहीदा कहती हैं कि हाँ, ये एक बहुत ही मकबूल बात है मगर सही नहीं है। ये सच है कि रेशमा और शेरा के बाद उनके कैरियर का डाउनफॉल शुरू हो गया, लेकिन उसके जिम्मेदार अमिताभ नहीं थे, उसके जिम्मेदार एक तरह से वो खुद थी। वहीदा कहती हैं कि रेशमा और शेरा, एक तो रेशमा और शेरा खुद फ्लॉप हो गई, दूसरा उसके बाद उनकी कई फिल्में एक के बाद एक लगातार धड़ल्ले से फ्लॉप होने लगी। उन्हें लगा कि लगता है ऑडियंस उन्हें एक ही तरह के किरदारों में देख के बोर हो गई है, कोई अलग किरदार निभा ले। तो उन्होंने फागुन फिल्म में जया भादुरी की माँ का किरदार निभा दिया, लेकिन इसके बाद न जाने क्या हुआ कि उन्हें केवल माँ के ही रोल मिलने लगे, मतलब माँ सभी के सपोर्टिंग रोल्स मिलने लगे, हीरोइन के रोल मिलना ही बंद हो गए। ऐसे सपोर्टिंग रोल्स वहीदा करना नहीं चाहती थी, तो धीरे धीरे उन्हें फिल्में ही कम मिलने लगी। तो धीरे धीरे नीचे गिरता कैरियर और गर्त में गिरने लगा। इसी दौरान वहीदा की जिंदगी में एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। वहीदा से मिलने आए उनके दोस्त शशि रेखी उर्फ एक्टर कमलजीत के साथ उन्होंने तकरीबन 10 बरस पहले शगुन नाम की एक फ्लॉप फिल्म में काम किया था। ये फिल्म जब फ्लॉप हो गई तब शशि फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ विदेश में बिजनेस करने चले गए, लेकिन फिर भी ये दोनों कॉमन फ्रेंड यश जौहर के जरिए एक दूसरे के संपर्क में बने रहते थे। इस बार शशि रेखी वहीदा से मिले तो उन्होंने अपना हाल दिल बयां कर दिया। शशि रेखी ने वहीदा से कहा कि उन्हें वहीदा से मोहब्बत हो गई है और वो वहीदा से शादी करना चाहते हैं। वहीदा अपनी प्रेम कहानी को तफसील से तो नहीं बताती, बस ये बताती हैं कि कुछ ही महीनों में वो भी शादी के लिए राज़ी हो गई, लेकिन दोनों के परिवार वाले शादी के लिए राज़ी नहीं थे, और ख़ास तौर से वहीदा के, क्योंकि शशि हिंदू थे।
लेकिन वहीदा ने अपने परिवार वालों की आपत्ति की कोई परवाह नहीं की और साल 1975 में शशि रेखी से शादी कर ली। शादी के बाद शशि रेखी ने उनसे कहा कि वो अपना करियर कंटिन्यू कर ले, लेकिन वहीदा के मुताबिक ऐसे करियर को कंटिन्यू रख के क्या होना था। वहीदा शशि रेखी के साथ उनके बेंगलुरु वाले फार्म हाउस में चली गई, फिल्म इंडस्ट्री से दूर। शादी के बाद वहीदा रहमान और शशि रेखी का एक बेटा हुआ जिसका नाम वहीदा ने रखा सोहेल। फिर एक बेटी हुई जिसका नाम भी वहीदा ने रखा कशवी। वहीदा भले ही अब फिल्मों से पूरी तरह से दूर थी, लेकिन कहते हैं ना, एक असली कलाकार को अपनी कला का प्रदर्शन किए बगैर खाना हजम नहीं होता। वही हाल वहीदा का भी होने लगा और ना चाहते हुए भी बार बार उन्होंने अदालत, कभी कभी, त्रिशूल, कुली, नमक हलाल, चांदनी और लम्हे जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर ही लेकिन काम किया। हालांकि साल 1990 में रिलीज होने वाली फिल्म लम्हे के बाद वहीदा ने वाकई का एक पूरा गैप ले लिया फिल्म इंडस्ट्री से। तकरीबन 10 सालों तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन जब साल 2000 में उनके पति शशि रेखी का हार्ट फेल होने से निधन हो गया, तब वहीदा बेंगलुरु वाला अपना फार्म हाउस छोड़ फिर से मुंबई वाले अपने बंगलों में आकर रहने लगी। जब बॉम्बे लौट आई तो बॉलीवुड में भी लौट आई। लिहाजा साल 2000 के बाद वहीदा रहमान ने वाटर, रंग दे बसंती और लव इन लंदन जैसी फिल्मों में काम किया। साल 2011 में भारत सरकार ने वहीदा रहमान को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। अभी इसी साल 2023 में वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला हिंदी सिनेमा में उनके अद्वितीय योगदान के लिए।